सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे 8 नवंबर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल रहेंगे फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक बात और कर लेते हैं, जैसे कि अब फेस्टिव सीजन खत्म हो गया, अब छठ पूजा भी आज खत्म हो जाएगी मेजरली आपके आजकल में। तो अब आपको पढ़ाई पे लग जाना है क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम आने वाले 1 से 2 महीने के अंतराल पे। तो बहुत कायदे से आपको लगना पड़ेगा, तब जाके आपके एग्ज़ाम निकलेंगे और जल्दी आप जॉब लेंगे। तो चलिए हम हमारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा इंडेक्स रहेगा जिसमें हम मेजरली आपके 5 आर्टिकल आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल रहेगा किससे रिलेटेड, जो आज का एनालिसिस रहेगा वो प्री प्लस में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम वन लाइनर आपके वन डे एग्जाम के लिए जो प्री स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वो कवर करेंगे। साथ साथ जो कुछ आर्टिकल है जैसे शुगर इंडस्ट्री और पाम ऑयल प्रोडक्शन, ये आपके ना मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये स्कीम वाला है। ये आपके मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आप इन यहाँ से पॉइंट्स भी उठा सकते हैं फॉर योर आंसर राइटिंग। तो आपका फर्स्ट आर्टिकल रहेगा किससे रिलेटेड, ड्रोन दीदी से रिलेटेड जो स्कीम थी पिछले साल लॉन्च करी गई थी उससे रिलेटेड आर्टिकल आया था। तो हम उसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या भाई वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जो भी फर्दर पॉइंट्स है वो सब हम कवर करेंगे। उसके बाद रहेगा ओलंपिक गेम। तो ओलंपिक गेम से रिलेटेड ये न्यूज़ आई कि इंडिया होस्ट करने की बात कर रहा है ओलंपिक गेम इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो वो हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होता है आपका ओलंपिक गेम का, पहले कैसे प्रोसेस था, क्या फॉलो होता था और अब क्या है, न्यू एडवांस तरीका क्या है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ओलंपिक गेम बेसिकली आपको पता ही होते हैं क्या, पर उसके पीछे जो थोड़ी सी हिस्ट्री है, जो इयरिंग्स होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है और इंडिया ने अब तक क्या क्या होस्ट करे हैं ओलंपिक गेम से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन हमारा आर्टिकल रहेगा गुरु गोविंद गुरु गोविंद सागर लेक से रिलेटेड। तो इसकी लोकेशन आपके इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम में क्योंकि अभी ये न्यूज़ में छाई हुई थी, तो हम इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे। देन हमारा आर्टिकल रहेगा ये दो इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि हमारे ट्रेड से रिलेटेड है। तो इसमें बात करी गई है आपका शुगर इंडस्ट्री और आपका पाम ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल आया था पाम ऑयल से, तो इसमें आपका प्रोडक्शन की बात करी गई है कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। और पाम ऑयल में तो ये बात करी कि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा और बढ़ गया है पिछले के महीने के कंपेरेटिवली, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा जिसमें बात करी गई है आपके ड्रोन दीदी स्कीम से रिलेटेड। तो ये क्या स्कीम है, तो मैंने आपका इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो पीआईबी से उठाई, आप देख सकते हैं। तो इसमें यही बात की थी, ये क्यों स्कीम, तो इस स्कीम में ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना आपके वुमेन वाले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको एम्पावरमेंट की बात करेगी। तो इनमें ये थी कि आपके ना ड्रोन दीदी इसलिए नाम दिया गया था, तो उनका ना ड्रोन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी रेंटिंग के थ्रू। तो वो इसका फैसिलिटी का यूज़ ले सकते हैं, कहाँ यूज़ ले सकते हैं वो भी मैं आपको कवर करूँगा। तो ये एक जो नमो ड्रोन दीदी स्कीम है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहेगी, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर आपकी फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय सेंटर है, 100% सेंटर फंडिंग प्रोवाइड करेगी। इसी आपके किस लिए थी, टू एम क्या था आपका, टू एम्पायर वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर इक्विपिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर में ये सर्विसेज का यूज़ ले सकती है फ्रॉम द ड्रोन वाले पर्सपेक्टिव से। तो ड्रोन को यूज़ कर सकती है, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे यूज़ कर सकती है। तो इस स्कीम का एम क्या था आपका, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उसमें जो वुमेन थी उनको ये फ़ायदा पहुँचाना। आपका पीरियड क्या रहेगा, 2025 से लेके आपका 2026 तक इसका पीरियड रहेगा। ये आपका इसमें आपका रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी ड्रोन फार्मर्स के लिए फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। पर्पस क्या करेंगे आपके, देखो लिक्विड फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सब का इनका पर्पस रहेगा। और इसका देखा जाए तो बजट एलोकेशन की बात करें तो इसके लगभग आपका 1260 करोड़ इसके लिए एलोकेट करे गए थे। पीरियड मैंने बता दिया 25 से 26 तक का इसका पीरियड रहेगा। और ऑब्जेक्टिव बता दिया कि 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को फार्मर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ड्रोन प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। फोकस आपका वही रहेगा, वुमेन फार्मर मेजरली फोकस रहेगी। स्टार्ट आपके जो लॉन्च करी थी मोदी जी ने वो आपकी करी थी रेड फोर्ट पे, इसकी उद्घोषणा करी थी। ड्रोन दीदी आपका वही था, टीचिंग रूरल वुमेन हाउ टू ऑपरेट ड्रोन्स एंड ट्रांसफॉर्म दैम इनटू ड्रोन दीदी। तो आप देख सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री आपकी गवर्नमेंट सब्सिडी रहेगी इसमें ड्रोन की और सपोर्ट रहेगा सेक्टर ग्रोथ, इम्पैक्ट करेगा ये आपके, ठीक है। देन थोड़ा सा इसके की फैक्टर क्या क्या थे और वो तो बाकी तो कवर कर लिए। इसकी आपके आपके इस्टेब्लिशमेंट आपके जो लॉन्चिंग कब करी थी, आपके 30 नवंबर 2023 में इसकी लॉन्चिंग करी थी। इसमें आपके ये था आपका प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र बनाए जाएंगे, उसमें आपके 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन वाले उनको ये सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आपका किस में आपका हेल्प करेगा, ये आपके भारत संकल्प यात्रा के अंदर असिस्ट करेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। ये था ड्रोन दीदी आपके अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो ड्रोन का, तो ये आपका क्रॉप मॉनिटरिंग, पेस्ट कंट्रोल, सॉइल टेस्टिंग और इरिगेशन में ड्रोन का यूज़ ले सकते हैं। तो वहाँ से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी रूरल वुमेन फार्मर्स की। इसके लिए वही था 1260 करोड़ का लगभग आपका बजट एलोकेट करा गया था इसके लिए। अब बात हो जाती है कि इससे बेनिफिट क्या आएंगे आपके। तो बेनिफिट के मामले में फर्स्ट बेनिफिट तो आप समझ ही होंगे, एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमेन,
ठीक है। उसके साथ साथ आपका एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि जो मैंने बताया था ना कहीं इससे आपके क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं वो ड्रोन के थ्रू, जैसे घर बैठे बैठे देख सकते हैं कोई जानवर तो नहीं घुस गया है, या कोई अगर कैसी फसल उग रही है कहीं दूर, कोई अगर उन्होंने कल्टीवेशन करी तो घर बैठे वो देख सकते हैं ड्रोन के थ्रू। और आपका सॉइल टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपका ऊपर से अच्छे से डाटा शो कर लेता है। देन आपका स्किल डेवलपमेंट का काम करेगा और नॉलेज एक्सपेंशन, क्योंकि एक नई फील्ड हो जाएगी उनके लिए लर्निंग के लिए, तो काफ़ी सही रहेगा। उसके साथ साथ आपका कम्युनिटी एंड नेटवर्क अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो ये सब इसके एडवांटेज रहेंगे। दैन थोड़ा सा आपको मैं हर बार बात होती है कि CSS और मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम और आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इनमें डिफरेंशिएशन करने में आपको कभी कभी प्रॉब्लम होती होगी, तो वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो जो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आप समझ ही होंगे, वो आपकी इंटायरली फंडेड होती है किससे, सेंटर से, ठीक है। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है इसमें सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों रहते हैं। तो इसमें आपका जो रेशो की, जैसे नॉर्थ स्टेट्स में मेजरली देखा जाता है कि नॉर्थ स्टेट्स में आपका 90-10 का रेशो रहता है, 90% आपका सेंटर देता है, 10 आपका स्टेट देखता है। बाकी में 50-50 या फिर 60-40 का रेशो देखा जाता है मेजरली, ठीक है। इसमें आपका सेंटर देता है, स्टेट्स देता है, ये रेशियो रहता है। ये मेजरली इसमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसमें मेजरली आपके स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग ये काम करता है। और यहाँ पे आपके मेजरली यूनियन लिस्ट में जो आपके जो ऑब्जेक्ट आपके लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग ये काम करता है। स्कीम आपके इंप्लीमेंटेशन में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रहती है और यहाँ पे मेजरली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है। एग्जाम्पल के मामले में देखोगे तो यहाँ पे मनरेगा, NSAP और यहाँ पे आपका मुद्रा योजना है, देन आपका भारत नेट योजना जैसी योजनाएं देखी जाती है। आप समझ गए होगे। देन हमारा सेकंड आर्टिकल रहेगा किसके रिगार्डिंग, ये हमारा बात कर रहा है कि ओलंपिक गेम से रिलेटेड ये आर्टिकल आया था हमारे द हिंदू में, कि जो IOC है आपकी, उन्होंने बात करी कि इंडिया अगर इंटरेस्टेड है तो वो ओलंपिक गेम आपके होस्ट कर सकता है कब, 2036 में। तो वो बात करी गई थी। तो यहाँ पे बात करी गई कि इंडिया, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने अनाउंस करा है कि इंडिया कहीं ना कहीं चाहता है कि ओलंपिक गेम वो होस्ट करे 2036 में, ठीक है। तो वो बात करी गई। तो इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि चाइना, साउथ कोरिया और जापान जैसे ऐसे देश एशिया कंट्रीज़ में जिन्होंने अब तक होस्ट कर चुके हैं ओलंपिक को। तो कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ा सा सही रहेगा हमारे लिए भी कि हम भी एशियन कंट्रीज़ का काफ़ी उभरती हुई पावर है हम, तो दैट विल बी गुड, ठीक है। 1964 और 2020 में जापान होस्ट कर चुका है ये ओलंपिक गेम। ये आर्टिकल क्या की पॉइंट्स में कवर कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है, बेसिकली आपके होस्ट सिटी जो होती है कैसे डिसाइड करी जाती है। तो इसके पीछे एक तो होता है ट्रेडिशनल सिस्टम जो पहले फॉलो करा जाता था, और इसके बाद आ गया न्यू अप्रोच। तो पहले हम ट्रेडिशनल सिस्टम के मामले में बात कर लेते हैं। तो आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना उसमें आपका डिसाइड करती है कौन, आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, IOC जिसे बोला जाता है। उसके अंदर कैसे काम करती थी, पहले तो ना बहुत लंबा प्रोसीजर था, मल्टी ईयर प्रोसेस था, उसमें मल्टी स्टेप इवेल्यूएशन प्रोसेस का हेल्प लिया जाता था। उसके अंदर देखा जाता है कि 7 साल तक टाइम लग जाता था, 7 साल पहले एडवांस में बता दिया जाता था कि किसी कंट्री में आपके ओलंपिक गेम होस्ट होने वाले हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता था। यहाँ पे आपका काफ़ी आपका डेब्ट स्पेंडिंग काफ़ी हो जाता था, स्पेंडिंग अच्छी खासी हो जाती थी, कर्जा हो जाता था, करप्शन स्कैंडल जैसी प्रैक्टिसेस में देखी जाती थी। तो इसको चेंज कर दिया गया था आपके नई अप्रोच में। तो नई अप्रोच क्या थी आपकी, 2020 में ये नई अप्रोच आई थी। उसमें ये थी कि 2013 में थॉमस बैक थे IOC के प्रेसिडेंट, उन्होंने चेंज कर दिया था। उसके लिए उन्होंने नया ब्लूप्रिंट दिया था ओलंपिक मूवमेंट फ्यूचर के लिए। तो उसमें न्यू नॉर्म में क्या था, तो न्यू नॉर्म में ये था कि जो 7 ईयर वाला रूल था एक तो वो हटा दिया था। तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था आगे के लिए। तो इसके नए में ये था आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, सस्टेनेबिलिटी और आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा जा रहा था। इसमें आपकी 2 स्टेज थी, एक था आपका कॉन्टिन्यूस डायलॉग और एक था आपका टारगेटेड डायलॉग। तो कॉन्टिन्यूस डायलॉग आपका प्रोवाइड करता था फ्लेक्सिबल मास्टर प्लान्स, तो विदाउट एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है। और टारगेटेड में होता था ये लगभग आपका 12 महीने के अंदर कॉन्टिन्यूसली डिटेल डिस्कशन चलता था, गारंटी और आपका एडवाइजरी रिपोर्ट सबमिट करी जाती थी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता था कहाँ 7 साल और कहाँ 12 महीने। तो ये सब चेंजेस आ गए थे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में मैं आपको बेसिक इन्फो में दे देता हूँ कि ओलंपिक ऐसे आपको पता ही होगा आपका क्या करता है। ये आपका इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। मतलब यहाँ पे विभिन्न अलग अलग देशों से लोग आते हैं कम्पीट करने के लिए, कुछ गेम्स डिसाइड करे जाते हैं उनमें, ठीक है। ये आपके हर 4 साल में आपका ये ऑर्गेनाइज करा जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, हर 4 साल में होता है। इसके पीछे क्या गोल है, तो गोल वही है, टू कल्टीमेट ह्यूमन बींग्स थ्रू स्पोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस। तो कहीं ना कहीं आपके हर पूरा वर्ल्ड से लोग आएंगे कम्पीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा रहेगा, यूनिटी बढ़ेगी और वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश होएगा उसके थ्रू। इसमें आपके 3 इवेंट देखे जाते हैं मेजरली, आपके समर गेम्स होते हैं, विंटर गेम होते हैं और आपके यूथ ओलंपिक गेम होते हैं। अभी आपका 2024 में हुए थे ना, तो कहाँ हुए थे आपको आंसर बताना, वैसे तो आपको पता ही होगा 2024 में आपको ओलंपिक के कहाँ हुए थे, तो वो हुए थे आपके पेरिस में, ठीक है। एटलीस्ट आप मैस्कोट बताना, मैस्कोट क्या रहा था और इंडिया की क्या रैंकिंग थी इसमें। पैरालंपिक भी हुए थे अभी,
तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आएंगे ना उसमें आपके ओलंपिक प्लस पैरा ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो हमारी सीरीज़ चल रही है ना अभी टॉप 100 की, उसमें हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, जो न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंग हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। देन हमारी हिस्ट्री के मामले में बात करें तो हिस्ट्री जैसे अभी नया नहीं, आपका 3000 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। किसने करा था? आपके ग्रीस ने, ग्रीस के लोगों ने स्टार्ट करा था ये। उसमें आपका ये देखा जाता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में इसका प्रेजेंस देखा जाता है आपका 776 BC में। ये आपका अब ग्रीस में स्टार्ट हुआ था आपका 1896 में। ठीक है, ये बात हो जाती है। और जो आपकी में आपका बेसिक जैसे यहाँ पे वन डे एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक रिंग्स होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक तरह से 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होती है डिफरेंट कलर की। कलर कौन कौन से होते हैं आपके? ब्लू होता है, येलो होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, जो कि आपके बैकग्राउंड पर आप होते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो आपकी ये रिंग होती है मेजरली आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये मेजरली आपकी रिंग होती है रिप्रेजेंट करती है आपके 5 मेजर जो कॉन्टिनेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके सिंबलाइज करती है किसको? यूनिटी को, डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन थ्रू द स्पोर्ट्स। ठीक है, आप समझ ही होंगे इसका क्या रेफरेंस है। और अब अपकमिंग इवेंट्स अभी देखे जाए तो अभी क्या क्या अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं, तो समर वाला तो अभी हो गया है, समर हो गया है, पैरा हो गया है। ठीक है, अब आएगा आपका विंटर ओलंपिक्स 2026 में। कहाँ ऑर्गेनाइज करा जाएगा? आपका इटली में ऑर्गेनाइज करा जाएगा, मिलान कॉर्टिना डी एम्फेजो में। देन आपका 2028 में समर ओलंपिक्स है, वो आपका लॉस एंजलिस USA में ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। देन आपका समर ओलंपिक्स 2030 है, वो आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। अब बात करेंगे इंडिया ने अब तक क्या क्या इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होस्ट करे हैं, तो वो आपके 3 मेजरली आपके एशियन गेम्स होस्ट करे थे हमने 1951 और 1982 में। उसके बाद फेमस रहा था अपना कॉमनवेल्थ गेम 2010 में। काफ़ी चीज़ों की वजह से फेमस रहा था, स्कैंडल वगैरह की वजह से भी, पर अच्छा था। कॉमनवेल्थ गेम हमने 2010 में आपका ऑर्गेनाइज करा था इवेंट। देन आपका एशियन गेम्स हमने साउथ एशियन गेम 1987, 1995 और 2016 में ऑर्गेनाइज होस्ट करा था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा, इसमें बात करिए आपके गुरु गोविंद सागर लेक से रिलेटेड है। तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल आता है हिंदू में, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। बेसिकली आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होना वो ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो एक तो ये आपकी मैन मेड रिजर्वर है आपकी, आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। कहाँ पे लोकेशन है इसकी? आपकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में। कौन से वाले एरिया में? डिस्ट्रिक्ट में आपका ऊना एंड बिलासपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो ये किसके नाम पे नाम रखा गया वो आपको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह सी, जो आपके 10th सिख गुरु थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो ये आपकी किसका सोर्स का काम करती है? आपका भाखर नांगल डैम है जो आपका सतलुज रिवर पे लाई करता है, ये उसका सोर्स है। तो इसको बोला जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इस पर भाखरा डैम आपका लाई करता है लेक के साइड में। एलिवेशन ये रहेगा आपका 225 मीटर इसका फ्रॉम द सी लेवल। तो ये आपके इसकी कैपेसिटी के मामले में बात करें आपका रिजर्वेयर, तो ये आपका 90 किलोमीटर लॉन्ग और इसमें आपका 170 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। इसके बारे में और थोड़ा सा देख ले तो इसकी डेप्थ और ये सब दे रखा है, डेप्थ कितनी है, मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, ये सब है। ये आपको इसको बोला जाता है आपका वन ऑफ द डीपेस्ट मैन मेड लेक्स इन द वर्ल्ड। बता ही दिया था मैंने आपको, मैन मेड है। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं आप फोटो में देख सकते हो, तो ग्रीनिश एरिया से ये सराउंडेड है, हिल्स है इसके, काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी सुंदर लोकेशन है। अगर आप कभी गए हो तो आपके लश ग्रीन एरिया से सराउंडेड है। उसके साथ साथ आपका स्नो केप्ड पीक भी देखी जाती है। आप हिमालय ने ये थोड़ा सा सर्दियों के टाइम थोड़ा ये देख सकते हो आप, आपका स्नो कैप हो जाती है पिक्स। इसको वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री बोला जाता है। फर्स्ट और सेकंड आप बता सकते हैं कौन सा है रिगार्डिंग द आपका स्टोरेज ऑफ वाटर। तो आपका किस में हेल्प करता है? आपका सप्लाइंग वाटर में हेल्प करता है फॉर द इरीगेशन। कौन कौन से स्टेट्स इससे फ़ायदा उठाते हैं? आपका हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, तो ये 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, अब इसके फ्लोरा और फौना के मामले में बात करें तो इसको आपका वाटरफॉल रिफ्यूजी भी बोला जाता है आपका 1962 में। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द वहाँ से है ना काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं इसमें आपका माइग्रेट करने के लिए। तो वे स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इससे फ़ायदा लेते हैं, अपना होम भी है काफ़ी का। एनिमल्स के मामले में बात करें तो आपका पैंथर, वुल्फ, चोचिंगा, सांबर, हाइना, स्लॉथ बियर, नीलगाय, चिंकारा एंड वाइल्ड बोर, तो ये उन सब का घर भी है। और आपका 51 होम टू 50 स्पीशीज़ एंड उसके साथ साथ आपके फिशीज़ वाले हैं, तो उनका भी ये वहाँ पे काफ़ी देखा जाए, क्योंकि लेक है। तो यहाँ पे आपका महिसीर, गिड, सिंगारा और मिरर कैप जैसी आपकी फ़िश स्पीशीज़ देखी जाती है। ठीक है, ये इसकी होगी आपकी फ्लोरा फौना की बात। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा, ये हिंदू में आया था हमारा। तो इसमें बात करिए आपके शुगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो शुगर एक्सपोर्ट पे जो कर्ब्स थे वो कहीं ना कहीं हटा दिए। ठीक है, तो वो बात करी क्योंकि हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है शुगर की हमारे इंडिया में, वो हम मीट कर लेंगे, वो हमें पता है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो कप थे वो हटा दिए गए। तो ये आर्टिकल आए थे आपके। तो हमारा ये 2 आर्टिकल थे, तो इतना हमारा एस्टिमेट करा जाता है, इतना लाख टन हमारा ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन रहेगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? कॉन्टेक्स्ट ये रहेगा, जो ISM है ना, ISM है जो इसकी इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, उन्होंने बोला है कि हम कहीं ना कहीं आपके
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं किसके लिए, आपका स्वीटनर प्रोडक्शन के लिए। तो हम 55 लाख टन का स्वीटनर एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो बात करी गई। तो यहाँ पे भी ये हो जाए, तो इंडिया ने अब क्या हुआ, जो हटा दिया कब से, अब 60 लाख टन हम एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं आपका शुगर। ठीक है, ये बता रखा है ये सब। तब अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस होगा आपका शुगर इंडस्ट्री का भी, है ना, इंडिया में क्या प्रेजेंट स्टेटस है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट स्टेटस यही है आपका, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, आप समझिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का रूरल लाइवलीहुड इस पर डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। देन आपका शुगर कंजम्पशन भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा भी देखो, अब यहाँ देखोगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं आपका 50 मिलियन शुगर फार्मर्स है, वो इस पर डिपेंडेंट है आपके, और उसके साथ आपके 5 लाख वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉय है आपके शुगर मिल्स में। आप देख सकते हो ये जो मिल्स होती है, ये आपके 5 लाख लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है अपने इंडिया में। उसके साथ साथ 50 मिलियन फार्मर्स का लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है। तो दैट्स अ वेरी बिग नंबर। डाटा के टर्म्स में बात करें तो इंडिया है ना, वो कहीं ना कहीं आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर है। बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं हम, पता ही आप लोगों को। पर उसके साथ साथ एक्सपोर्टर के मामले में देखा जाए तो वी आर ऑन द सेकंड नंबर। ठीक है, वी आर ऑन द सेकंड नंबर। फर्स्ट एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, उसको नाम बताना कमेंट में, आप जवाब दे सकते हैं उसका क्या नाम रहेगा। देन थोड़ा सा जोग्राफिकल कंडीशन, भाई कैसी फेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें इसको प्रोडक्शन आपका उगाया जाता है, तो वो रहेगी आपकी ये। मेजरली आपका टेम्परेचर के मामले में बात करें तो इसकी टेम्परेचर कंडीशन होती है आपकी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ज़रूरत होती है। रेनफॉल के मामले में बात करें तो आपकी 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए इसको, ज़्यादा नहीं चाहिए। सॉइल टाइप की बात करें तो आपका डीप रिच लॉमी सॉइल चाहिए इसको। तो आपका अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आने के चांस है कि टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। तो आपका फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, देन आपका यूपी है, देन आपका कर्नाटक है। ये आप देख सकते हैं, पीआईबी से उठाया था मैंने डाटा, जबकि 2022 तक की बात कर रहा था। इसमें बात वही है कि देखो कितना अपना 1960 में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, और अभी देखो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितना गुना हो गया ये, देख सकते हो आप। काफ़ी लगभग लगभग आपका 15 गुना कह सकते हो इसको आप, 10 से 12 गुना। ठीक है, तो ये बात हो गई है। तो 30, ये आपका ना बात करोगे आप, है ना, लाख टन के मामले में डाटा, टन मत समझना, लाख टन है। तो लगभग लगभग 400 लाख टन हमने आपका 2021 से 22 के बीच में प्रोडक्शन करा था शुगर का। ठीक है, व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज़, भाई हम क्या चीज़ें हैं जो हमें ऐसा करती है कि हम शुगर इंडस्ट्रीज में फोकस करें। तो एक बात हो जाती है आपका शुगर सीजन, तो इम्प्रेसिव शुगर सीजन है आपका। देखा जाए तो आपका शुगर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, केन प्रोड्यूस, ये सब इनके मतलब ये चीज़ें अलग अलग जो वेरियस कंपोनेंट है वो है इस शुगर इंडस्ट्रीज़ के। है एक्सपोर्ट के मामले में देख सकते हो कि इंडिया आपका हाईएस्ट हमने अभी एक्सपोर्ट करा था, वो था आपका 109 लाख मेट्रिक टन विदाउट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो हमने कहीं ना कहीं से फ़ायदा भी हुआ है इंडिया को, आपका 40,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है आपके 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर में। इसके साथ साथ देखे जाए तो आपका जो इसके लिए इनिशिएटिव भी लिया गया था इन द लास्ट 5 साल में, तो ये आपका इंडिया को मदद कर रहा था इसने फाइनल डिस्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए और सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करने के मामले में। ये आपका इथेनॉल प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो आपका जो पॉल्यूशन है ना, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है आपके जो कन्वेंशनल तरीके हैं जिसमें आपका क्रूड ऑयल, आपका पेट्रोल यूज़ होता है गाड़ियों में, उसकी जगह हम इनका एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ करें, क्योंकि हम मिक्स कर सकते हैं इसको पेट्रोल डीजल के साथ आपका। देन वो कहीं ना कहीं आपका एक तो इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा हमें, कहीं ना कहीं आपका क्रूड ऑयल है या पेट्रोल डीजल है, और हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। उसके साथ साथ आपका पॉल्यूशन भी कम करता है, क्योंकि नेचुरल है ये। ठीक है, ब्लेंडिंग की बात करी जाए तो इसके लिए हमने टारगेट डिसाइड कर रखा है। अभी 10% तो हमने अचीव कर लिया था, 10 था, फिर 15 था, अब कर रखा है 20% हमें अचीव करना है आपका 2025 तक। ठीक है, ये प्रोग्राम था आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल वाला। इसके लिए अब रिस्पॉन्सिबल कौन होती है आपका ये पता होना चाहिए कि एफआरपी, इसके लिए ना अलग जो आपका एमएसपी तो आपको पता होगा जो बाकी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, इसके लिए जाता है आपका एफआरपी। एफआरपी में क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस है जो आपका ना शुगर मिल को दिया जाता है, शुगर मिल देना आपका शुगर फार्मर को दे देता है। ठीक है, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ आपका शुगर। और इसके मामले में देखा जाए तो इसको कौन डिसाइड करता है, वो करता है आपका सीएससीपी। सीएससीपी होता है आपका कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो इसका डिसाइड करता है आपका प्राइसिंग इस मामले में। ठीक है, अब ठीक है, फ़ायदे देख लिए, ये देख लिया कैसा प्रोडक्शन। अब आया प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है इस शुगर इंडस्ट्री के साथ। तो पहले तो कंपटीशन, एक तो प्रॉब्लम हो जाती है आपकी कंपटीशन, जो कंपटीशन मिल रहा है ना स्वीटनर जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो इसके मामले में देखा जा रहा है तो इंडिया की शुगर इंडस्ट्री है वो तो ठीक है प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर उसको है ना कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है आपकी बाकी चीज़ में मामले में। आप देख सकते हो कि जो इसके आजकल अल्टरनेटिव सोर्स आ गया आपका हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, इसको लोग अब आजकल प्रेफरेंस देने लग गए हैं बजाय के शुगर वाले से। ठीक है, स्वीटनर्स के शुगर होते हैं उससे, क्योंकि इसके एक तो देखो चीप पड़ता है ये वाला, और आपकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ है।
तो ये कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर। और देखो जाए तो इंडिया में आपका लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है ना बहुत ज़्यादा नई नहीं है। आप देखोगे ना काफ़ी, अगर गाँव देहात में जाओगे तो वहाँ अभी भी कन्वेंशनल तरीके ही यूज़ हो रहे हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ शुगर। तो वही कहीं ना कहीं आपके जो टारगेट दिए जाते हैं ना उनको मीट करने में टाइम लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्रीज़ को भी इम्पैक्ट करता है आपका एक्सपोर्ट के डाटा के मामले में। उसके साथ साथ आपका एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो शुगर का कल्टीवेशन है ना उसको प्रोडक्शन के लिए आपके वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए और पेस्टिसाइड चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपका एनवायरनमेंट पे भी। और देखोगे तो जो आपका शुगर मिल होती है ना, वो जब प्रोडक्शन के जैसे आप जो शुगर है उसको बेसिकली आपका जलाया जाता है, तो जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज निकलती है, तो वो आपके एयर और वाटर को कंटेमिनेट करती है, जो नियर बाई कम्युनिटीज़ में लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा उनके लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करती है। उसके साथ साथ आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखा जाता है, जो ऐसा देखा गया कि जो शुगर इंडस्ट्री है ना मेजरली उनका हाई दे आर हैवीली इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिक्स, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका स्टेट और सेंटर के गवर्नेंस के मामले में। तो आपका प्राइस, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन शुगर और वो काफ़ी इंपैक्ट करता है, और यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इनएफिशिएंसी आ जाती है इसकी वजह से। ये आपका आईएसएम है, आईएसएम में क्या आपका इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है जो सब ये हैंडल करता है। ये आपका प्राइमरी शुगर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, जो कि आपका इंटरफेस का काम करता है किस किस के बीच में, आपका गवर्नमेंट प्लस शुगर इंडस्ट्री के मामले में। तो ये चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, तो ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंश्योर दैट जो फंक्शनिंग है ना आपके किसके बीच में, आपके प्राइवेट और पब्लिक शुगर मिल्स के बीच में, उनका बैलेंस बनाए रख रहा है एंड द फॉर द कंड्यूसिव एनवायरमेंट रहे, और आपका ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज है उनको अगर किसी ज़रूरत है आपका फार्मर्स तक पहुँचाई जा सके। तो ये इनका गोल है। देन हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, किससे रिलेटेड आया, आपका आया है पाम ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो न्यूज़ आर्टिकल हमारे आया था कि जो पाम ऑयल हमारा इंपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ गया, आपका 59% तक वो उसका जो इम्पोर्ट है वो बढ़ गया। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया था, तो वो हम देख लेते हैं। पहले तो हम पाम ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाम ऑयल है क्या, तो पाम ऑयल आपका होता है इट इज़ एन एडिबल वेजिटेबल ऑयल। कहाँ से डिराइव होता है आपका, कहाँ से लिया जाता है, आपका मेसोकार्प है जो आपका फ्रूट रहता है पाम ऑयल का, उससे लिया जाता है। आपका कहाँ का यूज़ होता है, आपका कुकिंग ऑयल में यूज़ होता है, और उसके साथ साथ आपका कॉस्मेटिक, प्रोसेस फूड, केक, चॉकलेट, स्प्रेड, सोप, शैम्पू, देखा जाए तो हर चीज़ में ही यूज़ हो रहा है पाम ऑयल का। तो पर ये अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो कम ही यूज़ करना चाहिए इसको, अच्छा नहीं है। पर ये सस्ता पड़ता है इसलिए सब इसको यूज़ करते हैं। अगर आप बाहर खाना वाना खाने जाओगे ना तो मेजरली आपका इसी का यूज़ करा जाता है। आपका कोई फास्ट फूड खा रहे हो या फिर आप चाइनीज़ फूड खा रहे हो तो उसमें मेजरली इसी का यूज़ करा जाता है, क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है। और इसका आज उसके साथ साथ आपका बायोडीजल के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है, उसको आपको बोला जाता है ग्रीन डीजल का नाम दिया गया है इसको। प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया कम से कम आपका लगभग 90% ऑफ द ग्लोबल पाम प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका जो आपका प्रोड्यूस करते हैं। और उसके साथ साथ कितना प्रोड्यूस करते हैं, आपका 45 मिलियन टन्स तक आपका 2021 में इन्होंने प्रोड्यूस करा था। तो ये आपके टॉप 10 यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हो जाएगा कि टॉप 10 पाम ऑयल प्रोडक्शन नेशन ये है 2021 के अकॉर्डिंग। तो आपका फर्स्ट में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबिया, नाइजर, मेजरली आपके ये यहाँ की कंट्रीज़ है साउथ अमेरिका की। देन आपके कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ रहेगी। अब देखा जाए तो क्या इशू क्या है पाम ऑयल इंडस्ट्री के साथ, इशू क्या है, तो एक मेजरली देखा जाता है तो ये पाम ऑयल इंडस्ट्री आपका काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करती है। किसके लिए, बिकॉज ऑफ द अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी देखा जाता है कि पेड़ काट दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, और एक्सप्लोटेशन होता है आपका किसका, लेबर का। जो लेबर इन्वॉल्व होती है इसके प्रोडक्शन के लिए उसका उनका काफ़ी एक्सप्लोटेशन होता है, क्योंकि वो कॉलोनियल एरा पे डिपेंडेंसी वो पहले के टाइम से हो रहा है, होता आ रहा है ना, क्योंकि इसलिए। और बात करी जाए तो ये जो पाम ऑयल है ना वो आपका इनएक्सपेंसिव पड़ता है, तो इस वजह से इसका ज़्यादा प्रोडक्शन भी करा जाता है कंपेयर टू आपका अदर वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन। तो इसके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी सप्लाई चेन होती है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पाम ऑयल इंडस्ट्री। ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में देखा जाए तो आपका जो पाम ऑयल है वो आपका वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड वेजिटेबल ऑयल है। ग्लोबल प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो 73 मिलियन टन्स रहा था आपका 2020 के मामले में। तो ठीक है, ये यूएसडी ने डाटा दिया था आपका 77 मिलियन में आपका मिलियन टन रहा था आपका इस फिजिकल ईयर आपका 22 से 23 के बीच में, तो बढ़ ही रहा है, 73 से 77 हो गया इसका। और देखा जाए तो आपका पाम ऑयल है वो 40% ऑफ आपका ग्लोबल सप्लाई संभालता है। मेजरली आपके चार होते हैं जो ऑयल होते हैं मेजरली यूज़, आपका पाम ऑयल है, देन आपका सोयाबीन ऑयल है, देन आपका कैनोला और आपका सनफ्लावर ऑयल है जो आपका इंडिया में मेजरली यूज़ होता है। तो उनमें से देखा जाए तो 40% तो आपका पाम ऑयल का ही है। उसके साथ साथ देखा जाए तो इंडोनेशिया जो कि रिस्पॉन्सिबल आपका 60% होगा आपका ग्लोबल सप्लाई ऑफ पाम ऑयल। अब देखा जाए तो इंडिया के मामले में क्या स्टेटस है अभी फ़िलहाल पाम ऑयल इम्पोर्ट के मामले में, तो इंडिया कहीं ना कहीं आपका बिगेस्ट इंपोर्टर है आपका पाम ऑयल का, जो कि आपका 40% ऑफ वेजिटेबल ऑयल इस पर डिपेंडेंट है अभी। और आपका एनुअल नीड आपकी 8.3 में आपकी मिलियन टन रहेगी 2021 के मामले में। देखा जाए तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल पाम ऑयल था, वो उसको बूस्ट करा था किसको, इंडिया के डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन को। एडवांटेज के मामले में देखा जाए तो
ये आपका कुकिंग रिक्वायरमेंट में इसका काफ़ी यूज़ होता है। और फार्मर्स को अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंडिया की चाह रही है इसको सपोर्ट दे, तो सपोर्ट कैसे दे सकता है आपका, वो इंसेंटिवाइज कर सकती है इसके प्रोडक्शन के लिए, एफर्ट लगा सकती है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और इंडिया कहीं ना कहीं चाह रहा है आपका डाइवर्सिफाई कर दे प्रोक्योरमेंट और रिक्वायरमेंट। इसके लिए इंडिया ने आपका एक मिशन भी स्टार्ट करा था, मिशन ऑन एडिबल ऑयल। तो इस मिशन में क्या था, एक तो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, आपको पता होगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आपका सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों की फंडिंग थी। तो इसके लिए आपका मेजर फोकस करा गया था कहाँ पे, आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में, प्लस आपका जो आइलैंड कंट्रीज़ है, कैसे कौन कौन से, आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ पे इसके प्रोडक्शन के लिए कुछ इंसेंटिवाइज सपोर्ट करा गया था। तो इसमें आपके बात इंक्रीज़ हो जाएगा एरिया, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ऑयल सीड एंड पाम ऑयल की। तो यही सब चीज़ें थी। इसके लिए आपका बजट भी एलोकेट करा गया था लगभग 11,000 करोड़। तो ये था, इस बेनिफिट ये रहेंगे, आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी, और आपका इनकम बढ़ जाएगी फार्मर्स की। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज का जो एनालिसिस है प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। थैंक यू।